हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी ए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर लास्ट 13, सॉरी नॉट लास्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। काफ़ी मतलब मेरे को देखो लास्ट कमेंट यही आया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा दो सर, तो मैं ये चैप्टर पढ़ा देता हूँ। आप जो बोलोगे मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगा। आपको फुल बैच लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, नीचे 1000 रुपये में ही बस फुल बैच आपको मिल जाएगा, जो कि 15 से 20 घंटे में रहने वाला है। 15 मिनट में आप इतना, सॉरी 15 से 20 घंटे बोला ना मैंने, हाँ। तो 15 घंटे में आप इतना सीख जाओगे कि आप आराम से 70+ स्कोर कर जाओगे, और अगर आप 20 घंटे उसको क्लास को देखते हो तो आप 80-90% भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। देखो इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले तो मैं इसकी समरी पे आ जाता हूँ। मैंने हमेशा हर चैप्टर में आपको क्या करा है, आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक चीज़ बताई है कि आप अपने माइंड में रखना उन चीज़ों को। और ये देखो केस स्टडीज़ दिख रही हैं चैप्टर नंबर 14 में, इसको छोड़ देना, नहीं आएगी पेपर में सेम, ठीक है। और तुम इसमें आ जाओ चैप्टर नंबर 13 में समरी में। तो मैं समरी की बात कर रहा था, तो समरी मैंने हर चैप्टर में आपको पता है क्या बोला है। मैंने आपको बोला था कि पेपर के एक दिन पहले आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको इस पेपर में भी मैं यही कहूँगा कि आपको पेपर के एक दिन पहले पढ़नी है, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ लेना, बस उतना इनफ है। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होगा क्या नहीं, मैं आपको शुरू से सब कुछ बता देता हूँ, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका एक क्वेश्चन आएगा, बस एक क्वेश्चन, मतलब सॉरी एक केस स्टडी आएगी, ठीक है। उसके होंगे कम से कम 6 से 8 क्वेश्चंस, मतलब 12 से 16 नंबर का आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अब आप कहोगे कि सर इसको तो फिर आप डिटेल में पढ़ाओगे, तो आंसर इज़ नो। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई, मतलब आप मतलब इस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा रहे। तो मैं बताता हूँ क्यों। देखो 6 से 8 क्वेश्चन जो होंगे उसमें जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा आपका प्रैक्टिकल, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका प्रैक्टिकल, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे आपके आएंगे थ्योरी। तो हम इसमें थ्योरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमारा थ्योरी लेवल पूरा ठीक हो जाए, और प्रैक्टिकल, अब आप कहोगे सर फिर प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि इस पेपर में ना 10 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इस 4 से 5 क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दो तो चलेगा, ठीक है आपको, ठीक है। आपके 90 में से भी आसानी से 70, 60, 80 मार्क्स आ सकते हैं। तो ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन छोड़ दो तो भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, इनकी थ्योरी को बहुत स्ट्रांग बनाना है, वो मैं आपके साथ चलता रहूँगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सच में बहुत मतलब मुश्किल आएंगे, जैसे कि मैं इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर गया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, बट स्टिल जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, जैसे आईसीआई अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा करता था पहले, तो वैसे ही आए थे। तो सच बताऊँ तो वो बहुत मुश्किल थे। तो आ जाओ इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ये चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। चैप्टर का ओवरव्यू तो लेते रहेंगे, इसको एक बार देख लेना। इसके बाद सबसे आ जाओ, यहाँ पर आता है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेराइंस, इसमें आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट में अपने पुराने नोट्स भी खोल लेता हूँ। एक्चुअली मैंने अपने सब्जेक्टिव जब ये था ना तब अपने नोट्स बनाए थे। तो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेराइंस में आ जाओ, एक मिनट बस। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा पहले है ना इसके प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेराइंस के बारे में बताने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। देखो पहले क्या होता था, हम एक है ना ओरिजिनल बजट बनाते थे। क्या बनाते थे? ओरिजिनल बजट बनाते थे, और फिर एक्चुअल फिगर्स आती थी हमारे पास, यही होता था। मतलब हम मटेरियल का, लेबर का, सेल का, ओवरहेड का, ओवरहेड में भी वेरिएबल का, फिक्स का एक ओरिजिनल बजट बनाते थे और एक एक्चुअल बजट बनाते थे। उन दोनों में जो डिफरेंस आता था उसको हम बोलते थे क्या? वेराइंसेस। ऐसे ही होता था पहले। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म। ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, पहले के ज़माने में होता था। अब इन्होंने कहा ना जी बाबा ना, अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल तो है ही, ठीक है, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे उसको। हो सकता है मार्केट फैक्टर्स की वजह से कुछ रिवाइज हो जाए, फिर एक्चुअल फिगर आएगी, यही होगा। तो ये जो ओरिजिनल हमने बनाया था और रिवाइज हमने बनाया था, इसे तो हम बोलेंगे प्लानिंग,
प्लानिंग वेराइंस मतलब हमारी प्लानिंग की वजह से कोई गलती हुई है, हमने प्लान ओरिजिनली कुछ और किया था, रिवाइज करना पड़ा मार्केट की वजह से, तो हमारी प्लानिंग में एरर है। जैसे मान लो मैं आज कोई बिजनेस डालने का प्लान बनाता हूँ, मैं सच में कल एक कैलकुलेशन कर रहा था रात को बिजनेस डालने की, तो मैंने एक प्लान बनाया पेपर पे, ठीक है, प्लान बना लिया। अब मैंने कल को एक सेल्स मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा बता, तो उसने कहा नहीं बाबा देखो आपने गलत लिया है, इसमें तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये भी अभी ओरिजिनल प्लान ही बन रहा है, ठीक है। फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, जैसे ही स्टार्ट किया स्टार्टिंग में पता चला अरे ये कॉस्ट भी तो थी, वो कॉस्ट भी थी, ये तो मैंने डाला ही नहीं, तो अब मैं बनाऊंगा रिवाइज प्लान, ठीक है। ये मेरे प्लानिंग में एरर आ गया, उसके बाद मैं रिवाइज करूंगा। ये ना अनकंट्रोलेबल होता है, इसको याद कर लो, ये अनकंट्रोलेबल होता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना दिमाग में छाप लो अभी, तो ये अनकंट्रोलेबल होता है। फिर आता है रिवाइज और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस। अब क्या हुआ, अब रिवाइज कर लिया मैंने, उसके बाद साल के एंडिंग में या महीने की एंडिंग में जो भी आपका लाइफ साइकिल है उसमें आपने देखा एक्चुअल तो कुछ और आ रहा है। फिर हमने बोला कि ये जो है ना डिफरेंस, इसे बोलेंगे हम ऑपरेशनल। ये क्या है, ऑपरेशनल डिफरेंस, OPERATIONL, ऑपरेशनल डिफरेंस। तो ये ऑपरेशनल डिफरेंस आ गया, इसे हम बोलते हैं कंट्रोलेबल डिफरेंस, ठीक है। कॉस्टिंग की परिभाषा में इसे बोलते हैं कंट्रोलेबल, इसे बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। प्लानिंग अनकंट्रोलेबल है, ऑपरेशनल फिर भी कंट्रोलेबल है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग को करते वक्त आपके हाथ में होती हैं चीज़ें रिवाइज से जब एक्चुअल में आते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो सोचा है उससे रिवाइज में थोड़ा सा प्लान, ये तो प्लानिंग में ही आ रहा है, ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ, इसमें मैं तुम्हें और बता देता हूँ, ये जो होता है ना प्लानिंग, इसका ध्यान से सुनना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। यहाँ लिख लो, जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पर, या फिर अपने नोट्स में यहाँ ऊपर लिख लो, यहाँ ऊपर आपको जगह मिल जाएगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो। ये होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, और ये होता है हमारा इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। मतलब देखो हमने सोचा कुछ और था, फिर रिवाइज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं पता थे। हमने शुरू में कुछ अनुमान लगाया था, बाद में पता चला रहे यहाँ तो लाइसेंस फीस भी होगी, हमने 2 लाख का अनुमान लगाया था, बाद में पता चला यहाँ तो 5 लाख रुपए खर्च हो गए। तो ये तो रिवाइज प्लान है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल और रिवाइज में जो डिफरेंस आता है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आता है, जो कि कंट्रोलेबल होते हैं। हमने ही एफिशिएंसी नहीं दिखाई, हमने ही इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई, हमारे बंदे ही सुस्त पड़ गए कुछ दिन बाद, तो क्या करोगे। जैसे शुरू में तो बहुत एंथुसियास्टिक थे, ये मजे से काम करना है, कुछ दिन बाद क्या है, यार ठीक है होता रहेगा काम, ठीक है, वो चलता बिहेवियर आ गया। तो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये वाला जो है प्लानिंग वाले के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैनेजर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। यार जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन रहे हो ना, बस मोर देन इनफ है। अब इसके अलावा इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मार्केट का चेंज होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये लिख लो, बैक करो वीडियो को, लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो ये प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस में जो मैंने बोला था वही सब मिलेगा, तो एक बार रीडिंग मार लेना। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत मारो रीडिंग, जो मैंने बोला है ना वो भी काफ़ी है, मैं सच बता रहा हूँ काफ़ी है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये एक बार पढ़ लेना, ये जो इन्होंने एक्चुअल रिजल्ट और ये एक्स आंटे मतलब रिवाइज रिटर्न होता है, ठीक है, रिवाइज वाला होता है। तो ये एक्स पोस्ट और एक्स आंटे पढ़ लेना, सॉरी ये होता है ओरिजिनल वाला एक्स आंटे, और ये एक्स पोस्ट वाला रिवाइज वाला होता है। तो एक्चुअल को रिवाइज के साथ कंपेयर किया है, और रिवाइज को एक्स आंटे मतलब ओरिजिनल के साथ किया है। तो ये प्लानिंग वेरिएंस हो गया, ये ऑपरेशनल हो गया। तो ये एक्स पोस्ट और एक्स आंटे कर लेना, एक्स आंटे ओरिजिनल है, एक्स पोस्ट तुम्हारा रिवाइज वाला है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और ये हो गया, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप एक क्वेश्चन ये कर लेना, ठीक है, ये ट्रेडिशनल वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस, प्लानिंग वेरिएंस का एक क्वेश्चन देख लेना, बहुत इजी से आपका हो जाएगा ये एग्जाम्पल। लेकिन होगा क्या, पेपर में देखो मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो वो ये इससे बहुत अलग आएगा, लेकिन बाय चांस पेपर में अगर वो इजी क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा वाला, ये जो मैंने 2 प्रैक्टिकल बताए थे, ये अगर इजी पूछ लिए और इसमें से आ गया तो आप स्कोर कर पाओगे। मुश्किल आ गया तो देखो वैसे भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसमें आपके फुल आए। मेरे तो आए थे, आपका मुझे पता नहीं, अगर मेरे साथ चलोगे तो आपके भी आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ इसके बाद यहाँ पर क्या ये पढ़ना है, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा यहाँ पर है ना एक चीज़ नहीं दे रखी, वो भी बता देता हूँ, रुको।
रुको रुको रुको, ये बताना ज़रूरी है। बताऊँ कैसे? हाँ, इसमें बता देता हूँ, छोड़ो। ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेराइंस, यूसेज वेराइंस, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला कर लो। अच्छा, डिटेल में क्यों नहीं बताओगे सर? इंटर में किया था, ठीक है, तो आ जाओ। अब देखो, हमें पता है अच्छा मैं फिर भी बताऊंगा सॉरी यार, मैं ऐसी मजाक करता रहता हूँ। तो मटेरियल वेराइंस में क्या होता है, ध्यान से देखो। जो मटेरियल वेराइंस होता है ना, वो आपका क्या नाम है, जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो मटेरियल में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो या तो यूसेज की वजह से आ जाएगा या प्राइस की वजह से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, एक बार देख लेना, ठीक है। अब पेपर में क्या होगा ना, देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मुश्किल आएगा, वो मिक्स वेराइंस भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। यूसेज वेराइंस में आप किसका गला पकड़ोगे, प्राइस वेराइंस में आप किसका गला पकड़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो यूसेज वेराइंस आ गया, तो आप क्या मैनेजर का ही गला पकड़ोगे, प्राइस वेराइंस में भी मैनेजर का गला पकड़ोगे, बट कौन से वाले मैनेजर का पकड़ोगे? देखो भैया, यूसेज वाले में एक होता है प्रोडक्शन मैनेजर, एक होता है आपका परचेज मैनेजर। प्राइस में चेंज हुआ तो किसको पकड़ोगे? परचेज मैनेजर, लिख लो। परचेज मैनेजर को पकड़ोगे कि भैया तेरी गलती है, तेरी वजह से, तूने तो प्राइस ये बोला था, तूने ये किस प्राइस में खरीदा है, उसी को ही पकड़ोगे ना। यहाँ आप प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़ोगे कि भैया प्रोडक्शन में तूने तो बोला था इतना प्रोडक्शन करके देंगे, ये इतना क्यों हुआ? ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, तो ज़्यादा होना भी गलत है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी। आपको चाहिए माल इतना था, लेकिन आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, एक्स्ट्रा वो कर दिया, ये कोई तारीफ की बात नहीं है, गलत है ये भी। ये काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो फेवरेबल आ गया, फेवरेबल भी अच्छा होता है, फेवरेबल कोई अच्छा नहीं होता। ये सारी तो बस मैथ्स की फिगर है कि माइनस में जा रहा है तो एडवर्स होता है, और पॉजिटिव में जा रहा है तो फेवरेबल होता है, और बच्चों को लगता है फेवरेबल हो गया, तालियां बजाओ भैया अच्छा आ गया। बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ाया था ना, JIT वाला। JIT क्या करता है, जितनी प्रोडक्शन चाहिए उतनी परचेज करता है, ठीक है, जितनी डिमांड होती है उतनी प्रोडक्शन करता है, यही होता है JIT। तो क्यों पढ़ाया था वो? इसलिए पढ़ाया था कि भैया उतना ही प्रोडक्शन करो ना जितना चाहिए, स्टोरेज कॉस्ट बचाओ अपनी। अगर तुम स्टोरेज कॉस्ट नहीं बचाओगे, तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे जितना चाहिए, तो फालतू में अपना वो कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू में मशीनरी लगा रहे हो। तुम्हारा काम है मशीनरी चलते रहना चाहिए, जबकि चलते रहना चाहिए, उतना चलते रहना चाहिए जितना काम आए, ठीक है। एक्स्ट्रा तेल, एक्स्ट्रा बिजली फालतू में नहीं आता। तो ये बहुत सोच समझ के किया जाता है। तो वो फेवरेबल और एडवर्स अपने दिमाग से निकाल दो कि फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव होता है, एडवर्स का मतलब नेगेटिव होता है। भैया एडवर्स का मतलब होता है कि तुमने जितना सोचा था उतना बना नहीं पाए, फेवरेबल का मतलब होता है तुमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर दिया, वो भी गलत होता है, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चले गया और जानबूझ के गया अदर चैप्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर पेपर में आ गया इस लेवल का तो भी तुम सॉल्व कर पाओ, क्योंकि पेपर में सच में ये इस लेवल का पूछ रहे हैं। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन भी ओरिजिनल, रिवाइज और एक्चुअल है। मैं बोलूंगा अगर टाइम है तो करना इसको, वरना मत करना। पिछले वाला एग्जांपल तो मैंने सबको बोला था कि करना ही करना है, बोला था ना, पेज नंबर 4 वाला। पेज नंबर 6 वाला अगर टाइम हो तो करो, वरना मत करो। वही है आपका क्या प्लानिंग और ऑपरेशनल में डिफरेंस है, फिर से यहाँ पर भी यही है। एक बार ये ऊपर ऊपर से देख लेना, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ गया, ठीक है, इसको भी छोड़ सकते हो। इसका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना अगर टाइम है तो, वरना मत देखना इसको, ये भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। सेम तो नहीं आएगा, अगर आ गया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कर लो इसको, ये ईजी है, एक बार करके चले जाओ, ठीक है। रट के जाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। लर्निंग कर्व, इम्पैक्ट ऑन वेरेंसेज, तो ये इसका अगर पढ़ना चाहो तो एक पैराग्राफ पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। लर्निंग कर्व ये वही है कि अगर तुम एक बार प्रोडक्शन करते हो, दोबारा करते हो, तो लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और उससे तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अगर लेबर पहले 10 घंटे ले रहे थे तो अब 9.5 घंटे लेंगे, ठीक है। उसका वेरेंसेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऑब्वियसली वेरेंसेज कम होते हैं, ठीक है। ये एक बार देख लेना। इसके बाद थर्ड इलस्ट्रेशन, नहीं इसको मत करना, मुश्किल है, ठीक है, फालतू में इतना टाइम लगेगा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये बहुत 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 लेंदी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये सारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, नहीं जी। रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये पेपर में अगर आ गया तो बड़ी बात है। इसमें क्या होता है, बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट में आना होता है, बीच में ही वेरेंसेस का डिफरेंस होता है। और तुम्हें लग रहा है ये बहुत ईजी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता था पहले से, सब्जेक्टिव में आता था, वो भैया हर बच्चा इसको छोड़ के जाता था, ठीक है। तो तुम्हें भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ही वो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, छोड़ दो इसको, सच में करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेराइंस में आ जाओ, इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी समरी पढ़ लेना पीछे वाली, वो मोर देन इनफ है। पॉसिबल इंडिपेंडेंस बिटवीन वेराइंसेस, नहीं जी, ये भी नहीं पढ़ना।
इंटरप्रिटेशन ऑफ वेराइंसेस, मटेरियल प्राइस वेराइंस, मटेरियल यूसेज वेराइंस, ये पढ़ लेना। इंप्लीमेंटेशन जरूर, इंटरप्रिटेशन ज़रूर पढ़ लेना। मैं भी सोच रहा था इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आ गया। इंटरप्रिटेशन ज़रूर पढ़ लेना, मटेरियल यूसेज प्राइस की, ठीक है, और ये लेबर की भी, लेबर एफिशिएंसी, ओवरहेड्स की भी, सेल्स। रीडिंग करनी है, सुनो सुनो सुनो, क्या पढ़ लेना, लर्न नहीं करना, रीडिंग करनी है ऊपर ऊपर से बस, लर्न करने मत बैठ जाना। और फिर तुम बोलो कि सर सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। हाँ यार, सारे पॉइंट्स की अगर ये रीडिंग भी दूंगा ना, ये 2 पेजेस की, मुश्किल से 8 या 10 मिनट लगने हैं। चुपचाप रीडिंग करके चले जाओ इसकी। इसके बाद इसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये मत करना, नहीं रुको 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 रुको, हाँ ये मत करना, ये थोड़ा सा लेंदी है और फालतू में पेपर में कुछ खास आएगा भी तो तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे, मुश्किल आता है। देखो इसका क्वेश्चन पेपर में कभी भी डायरेक्ट पूछा ही नहीं जाता, ठीक है, तो मैं तुम्हें मज़े नहीं दिलवाना चाहता। केस सिनेरियो नहीं करना, रिपोर्टिंग ऑफ वेराइंस आ जाओ, बिहेवियरल इश्यूज आ जाओ, नहीं दोनों ही छोड़ दो। इसके बाद मॉडर्न, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसके बाद ये सेल्स वेराइंसेस के ये कुछ वो दे रखे हैं यार, मत देखो, सच बता रहा हूँ, ये सेल्स वेराइंसेस के ये जो फॉर्मूलाज है ना, मत देखो, इतना टाइम है नहीं, कर पाओगे नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि करना चाहिए तुम्हें, तो मैं बोलूँगा फॉर्मूला देख के चले जाओ, और इसका एक वो देख के चले जाओ, क्या नाम है, अपने पुराने जो तुम्हारा इंटर में तुमने पढ़ा था ना, तो फॉर्मूला प्लस वो जो था तुम्हारा एक एग्जाम्पल, वो तुम देख के चले जाओ इन सब का, ये फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड का, अगर टाइम है तो, अदरवाइज छोड़ दो, सच में छोड़ दो। करना क्या है, समरी पढ़नी है जी, समरी या तो अभी पढ़ लो वो भी ठीक है, पेपर के एक दिन पहले पढ़ोगे वो भी मोर देन इनफ है। मतलब जो मैंने मार्क करवाया था वो पढ़ लेना पेपर के एक दिन पहले, और समरी पढ़ लेना पेपर के एक दिन पहले। और अभी तो जो मैंने अभी मार्क करवाया है और जो मैंने पढ़ने के लिए बोला है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, पेपर के एक दिन पहले बहुत पढ़ना जरूरी है उसको, ओ सॉरी अभी पढ़ना जरूरी है जो मैंने मार्क करवाया है, ठीक है। तो इसके साथ ये जो क्वेश्चन आंसर है एक बार देख लेना, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मैंने बताया था सेम नहीं आते, फिर भी देख लेना, देखने में कुछ नहीं जाता, अपना कुछ नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज नहीं करना, आपको बिल्कुल भी नहीं करना टेस्ट योर नॉलेज, मैं बता रहा हूँ, इसको छोड़ के चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा पेपर में। और मैंने जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोली थी, इस चीज़ पे ध्यान रखना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस पूरे चैप्टर में ऊपर से पढ़ के गया था, बस जो मैंने आपको पढ़ाया है वो उससे भी, मतलब जो मैंने आपको जितना पढ़ाया ना उससे भी कम पढ़ कर गया था, सच बताऊं तो। मेरे दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस पूछ लिया, मुझे अच्छे से आता है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, फिर भी क्वेश्चन पेपर में नहीं हुआ क्योंकि वो टफ था। उसके टफ क्या होता है, उसके अंदर लाइंस ऐसी कुछ ऐसी डाल देते हैं जो समझ के बाहर होती है। यही चीज़ ये लोग पहले सब्जेक्टिव पेपर में करते थे और बच्चे फेल होते थे, क्यों, तो हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो भी मुश्किल आता था, और थ्योरी पार्ट तो वो वैसे ही मुश्किल पूछते थे, बच्चा पास ही नहीं हो पाता था। पूछ लो पुराने स्टूडेंट्स को, बहुत मुश्किल होती थी बच्चों को कॉस्टिंग में पास होने के लिए, सच में पूछ लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो वैसे भी देखो तुम्हारे लिए मैनेजेबल नहीं होगा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ ऊपर से फॉर्मूलाज देख लेना, हो सकता है तुम्हारा सॉल्व हो जाए थोड़ा सा भी, तो बड़ी बात है, एग्जैक्ट आंसर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये थ्योरी आप फुल स्कोर करो, इसलिए समरी अच्छे से और मैंने जो पढ़ाया है वो अच्छे से, ठीक है, इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। मेरे तो फुल आए थे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे को आंसर की नहीं मिली, लेकिन जब मैं पेपर दे रहा था मुझे पता है पेपर देने के बाद मैं गारंटी दूँ 3 से लेकर 8 क्वेश्चन तक मेरे फुल नंबर थे। मेरे को अटेम्प्ट करते वक्त ही पता चल गया था, इन्होंने इतनी इजी चीज़ें, ये प्लानिंग और ऑपरेशनल के बीच में डिफरेंस पूछ लिया, क्या नहीं पता क्या मुझे पता है। ऊपर से आप ये जब समरी पढ़ोगे ना आपकी तब भी कवर हो जाएगा, मतलब ये प्लानिंग और ऑपरेशनल जैसे ही रीड करोगे ना, इसमें से समरी, इसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया ना आप इजी कर लोगे। अच्छा दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आप नए हो इस वीडियो में या फिर आप पहले भूल गए इस बात को, आईसीआई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछता है कि भैया बता दो इस लाइन में क्या लिखा था, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बताओ 4 ऑप्शन बता रहा हूँ। बीकॉम नहीं है आईसीआई आपसे वहाँ पर पूछेगा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, वो टेस्ट करेगा आपके दिमाग को, आपको ये सब रीड करके जाना है, समझ कर जाना है, ठीक है। देखो समरी तो सारे चैप्टर की समझ के जानी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, जो बोल रहा हूं उसको सुनना है ध्यान से, और जो मार्क करवा रहा हूं उसको रीड करना है, दैट्स इट, रीड करना है, दैट्स इट। होगा क्या पेपर में आपका वहां पर ऐसा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन गूगली फेंकेगा, आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे, समझ आ रही है बात, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरी एक एक लाइन आपको स्पून फीडिंग के साथ चाहिए हर एक चैप्टर की, तो आप मेरी क्लासेस ले सकते हो, 15 घंटे की क्लासेस है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है।
है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है। चलो ठीक है, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता देना आपको कौन सा चैप्टर नहीं समझ आ रहा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। ओके बाय बाय, जय हिंद।